वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर फ्रॉम जयपुर राजस्थान से। एक और सैम्पल पेपर हम स्टार्ट करते हैं आज बायोलॉजी के लिए, क्लास 12th टर्म 1 के लिए। स्टूडेंट्स, ये सेम उसी पैटर्न पर बना हुआ है जिस तरह से आपका टर्म 1 एग्जाम में आने वाला है। इसमें MCQs क्वेश्चंस भी हैं, AR टाइप के क्वेश्चंस भी हैं एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड चॉइसेस भी सेम उसी तरह है जैसा आपका पेपर में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, a typical microsporangium of an angiosperm anther is surrounded by 4 wall layers. Select the correct statement regarding the wall layers. हमें पता है जो एंथर होता है, एंथर का आउटर मोस्ट होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो एंथर की वॉल लेयर्स होती हैं एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद में होती हैं 3 to 4 लेयर मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर एंड मिडिल लेयर के अंदर में होती है टेपेटम, देन स्पोरोजिनस टिश्यू, ये टेपेटम एंड उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू। स्टेटमेंट दे रखी है एंडोथीशियम लाइज इनर टू द एपिडर्मिस, सही है। टेपेटम इज द इनर मोस्ट वॉल लेयर, ये भी सही है। मिडिल लेयर लाई बिटवीन एंडोथीशियम एंड टेपेटम, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मीन्स ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल बोथ विद ब्लड ग्रुप AB विल बी ब्लड ग्रुप। बताया गया है कि एक कपल है जिनमें दोनों का ही ब्लड ग्रुप AB है। मीन्स कपल का अगर हम जीनोटाइप लिखे ब्लड ग्रुप का तो वो है IA IB एंड IA IB, तब ब्लड ग्रुप AB बनता है। पर पूछा गया हमसे कि इनके जो चिल्ड्रंस होंगे उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लड ग्रुप कैसा होगा। तो यहाँ पर अगर इन कपल के बीच में क्रॉस होता है, 2 टाइप से गैमेट बनेंगे, IA IB, यहाँ भी IA एंड IB। If this gamete met with this gamete, तो क्या रहेगा IA IB। इस गैमेट का फ्यूजन इस गैमेट से होता है, देन IA IB, यहाँ पर IA आ जाएगा, AIB का इससे होता है, देन अगेन IA IB। If this gamete fuse with this gamete, then IB IB। तो यहाँ पर हमें जो जीनोटाइप है वो 3 टाइप्स के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये B ब्लड ग्रुप के लिए, ये AB के लिए और ये A के लिए। तो पॉसिबिलिटी है कि AB एंड AB ब्लड ग्रुप के चिल्ड्रन इन कपल्स के होंगे। 2 or more codons coding for the same amino acid indicates the genetic code is। अगर एक सेम अमीनो एसिड के लिए 2 या 2 से ज़्यादा कोडोन्स हैं तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की, दिस इज डीजनरेट, जेनेटिक कोड इज डीजनरेट। नेक्स्ट है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कोज्ड बाय। ह्यूमंस में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों होता है? ह्यूमंस में जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो होता है मेल्स में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के लिए। मेल्स का नॉर्मल जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 44 + XY। मेल्स में जब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है जैसे XXY, तब हम डिसऑर्डर को बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है, टेलर कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन द क्रोमोसोम ऑन। टेलर ने कौन से प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए? सो वो है विसिया फाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द करेक्ट स्टेटमेंट। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। लैक्टेशनल एमोनेरिया, ये सप्रेशन करता है गोनेडोट्रोपिन का, जिस समय इंटेंस लैक्टेशन होता है, हार्मोन सप्रेस्ड रहते हैं। ICSI, ये डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू द ओव्यूल, ये बी हो गया। ट्यूबेक्टोमी, फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब्स को जिसमें टाई कर दिया जाता है, सो ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सप्रेसिंग ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपीटेटिव और सैटेलाइट डीएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोमिक डीएनए फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में बल्क जीनोमिक डीएनए से सेपरेट करते हैं रिपीटेटिव और सैटेलाइट डीएनए को, जिसका यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में। तो कौन से टेक्नोलॉजी से करते हैं, किस मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं, दैट इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेमिनल प्लाज्मा इज सीक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और ऑल ऑफ दीज। तो सेमिनल प्लाज्मा जो है इन तीनों जो ग्लैंड्स हैं मेल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उनसे सीक्रेट होता है, तो आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर यूज्ड एज बर्थ कंट्रोल मेजर बाय ह्यूमन फीमेल्स। कौन सा ऐसे बैरियर है जो फीमेल्स यूज करती हैं, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्स। सो ऑल ऑफ दिस ये सभी फीमेल के कॉन्डोम्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है हमें। अ सिंगल जीन एक्सिबिट मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। एक सिंगल जीन जो कि एक्सिबिट करता है मोर देन वन फिनोटाइप एक्सप्रेशन मीन्स एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन जो कंट्रोल्ड होते हैं एक ही जीन्स के, तो इस फिनोमिनॉन को कहते हैं प्लियोट्रॉपी। सो ऑप्शन ए इज हियर। नेक्स्ट है अ सिंगल जीन हैविंग मोर देन टू एलील्स कंट्रोलिंग वन ट्रेट। एक ट्रेट को कंट्रोल करने वाले एक सिंगल जीन के जब दो से ज़्यादा एलील्स मिलते हैं तो इस को कहते हैं हम मल्टीपल एलीलिज्म। सो ऑप्शन बी इज हियर। अ सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय थ्री और मोर जीन्स। अगर कोई सिंगल कैरेक्टर है, इसके कंट्रोलिंग के दो या दो से ज़्यादा जीन्स अवेलेबल होते हैं, तो उस तरह के फिनोमिनॉन को इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक, like human का skin color. Next है two alleles of a gene are equally dominant and express themselves when they are together. अगर दो alleles, एक जीन के दो alleles equally dominant है और जब एक साथ आते हैं तो दोनों ही expressed होते हैं, तो ये phenomenon होता है incomplete dominance का। Next question है the haploid cells in a typical angiosperm embryo sac ready for fertilization are। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक में जब वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होती है, तैयार होती है, उस समय कौन कौन सी हैप्लॉइड सेल्स हमें दिखाई देती हैं? एंटीपोडल, सेंट्रल सेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ सेंट्रल सेल नहीं हो, हैप्लॉइड सेल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एंटीपोडल, सेंट्रल सेल एंड सिनर्जिड्स अनेक। अगेन ये सेंट्रल सेल जो है हैप्लॉइड नहीं है, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स एंड फीमेल गैमेट्स, तो ये सही है, ये तीनों ही हैप्लॉइड्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन प्लेजेंटा। ह्यूमन प्लेजेंटा का क्या काम नहीं है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस, तो ये फंक्शन होता है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द फीटस, तो ये फंक्शन भी प्लेजेंटा का होता है। सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो ये जो फंक्शन है ये प्लेजेंटा का नहीं है। सो ऑप्शन सी इज हियर। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द पेंटोज रिप्रेजेंटेड बिलो। यहाँ पर हमें एक पेंटोज शुगर का फॉर्मूला केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पेंटोज शुगर का जो स्ट्रक्चर इसको देख के बता सकते हैं कि ये राइबोस है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, कार्बन 2 पर एक ऑक्सीजन की कमी है, तो ये डीऑक्सी राइबोस है, ठीक है, ये डीऑक्सी राइबोस है। यहाँ पर स्टूडेंट्स नॉर्मल केसेस में इस कार्बन 1 पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ। इट मीन्स ये क्या है, ये क्या बता रखा है, ये रिएक्टिव स्टेट है। तो हम देखते हैं क्या दिया हुआ। एज राइबोस, ए राइबोस है, सही है, विच इज क्वाइट स्टेबल, बट ये क्वाइट नहीं है, ये क्वाइट स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। एज डीऑक्सी राइबोस विच इज क्वाइट स्टेबल, तो ये भी स्टेबल कंडीशन में नहीं बता रखा, ठीक है। जब स्टेबल होता तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमें दिया होता। एज राइबोस दैट इज रिएक्टिव, तो ये सही है, ए राइबोस शुगर है और ये रिएक्टिव स्टेट का हमें इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। बी इज डीऑक्सीराइबोस दैट इज क्वाइट स्टेबल, सो ये गलत है बिकॉज बी में हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर टू जीन्स दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन। हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है उन जीन्स के लिए जो कि 50% रिकॉम्बिनेशन को दिखाते हैं। फर्स्ट, दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये सही है। दे मे बी प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो 50% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं दोनों जीन्स, वो पॉसिबिलिटी है कि वो अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे। दे मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम बट डू नॉट शो लिंकेज, वो सेम क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं लेकिन उनमें लिंकेज ना हो, तो ये भी पॉसिबल है। द 2 जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, ये इम्पॉसिबल है। सो ये इनकरेक्ट
स्टेटमेंट है इन दो जीन्स के लिए। नेक्स्ट है, दो मेंडल हैड पब्लिश्ड हिज वर्क इन द ईयर 1865, इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर द डिले। मेंडल ने अपने वर्क जो है, अपने रिजल्ट्स जो दिखाए दिए थे वो 1865 में आ गए थे, बट 1900 तक उनका जो काम है उसको मान्यता नहीं मिली थी, मेंडल का अनरिकॉग्नाइज्ड रहे। तो रीज़न क्या था? His contemporaries did not accept the concept of genes factors as stable and discrete units that control the expression of traits। उस समय एक्चुअली में जो है ये जीन्स या फैक्टर्स, मेंडल ने फैक्टर्स बोले थे, तो वो कैसे स्टेबल हैं और डिस्क्रीट यूनिट हैं इस चीज़ को, और किस तरह से ट्रेड्स को एक्सप्रेशन देते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। Next, Mendel's approach of using mathematics and logic to explain the biological phenomena was totally new and unacceptable to many biologists of his time। मेंडल ने जो अपने कंक्लूजन दिए थे, जो रिजल्ट्स दिए थे, वो मैथमेटिकल एंड स्टैटिक्स को यूज करके दिए थे। तो जो बायोलॉजिस्ट थे उस समय, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि कैसे एक मैथमेटिशियन बायोलॉजी के किसी फिनोमिनन को मैथमेटिक्स का यूज करके एक्सप्लेन कर सकता है। तो एक ईगो के कारण बायोलॉजिस्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। नेक्स्ट, दो मेंडल्स वर सजेस्टेड दैट जीन्स वर डिस्क्रीट यूनिट, Mendel could not provide any physical proof for the existence of factors and or say what they are made of। मेंडल ने ये बताया था, जो जिसे हम जीन्स कहते हैं, मेंडल ने फैक्टर्स यूज किए थे कि वो डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, लेकिन मेंडल इसके लिए इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है बॉडी में, ऑर्गेनिज्म में, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे, ठीक है, और इस बता नहीं पाए थे कि किसके बने होते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसके कारण मेंडल का जो वर्क है वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा था, जब तक कि दोबारा से तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने इनके ऊपर काम नहीं किया और सेम वही रिजल्ट मिले जो मेंडल्स ने ऑलरेडी दे दिए थे। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु डेवलप द ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर्स। किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर, जिसको हम डीएनए सिक्वेंसिंग में यूज करते हैं? फ्रेडरिक सेंजर, इसको सेंजर्स डीएनए सिक्वेंसिंग टेक्निक भी कहते हैं। एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन द ह्यूमन एम्ब्रियो इज, इम्प्लांटेशन के समय ह्यूमन एम्ब्रियो किस स्टेज में होता है? मोरुला, ब्लास्टोसिस, गैस्ट्रोला और फीटस। सो ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है वो ब्लास्टोसिस में होता है। The outermost layer of maize endosperm is known as, मेज एंडोस्पर्म की आउटरमोस्ट लेयर को क्या किस नाम से जानते हैं? हमें पता है जो मेज है वो ग्रामिनी में आता है, और जो ग्रामिनी होती हैं जिनके सीड्स अनाज कहलाते हैं, उनका आउटरमोस्ट लेयर एल्यूरोन होता है। एंडोस्पर्म की आउटरमोस्ट लेयर को हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। नेक्स्ट, इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ आरएनए इन्वॉल्व्स। यूकैरियोटिक सेल में ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स बनता है हेटेरोजेनस आरएनए, उसमें क्या क्या होता है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, स्प्लाइसिंग ये इवेंट भी होता है, कैपिंग एट द 5' एंड ये भी कराया जाता है, एंटेलिंग भी होती है 3' एंड पर। सो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर दैट आर सेक्स लिंक्ड। हमें यहाँ पर पेयर दिया हुआ है हेरिडिटरी डिसऑर्डर जो सेक्स लिंक्ड है, जिनके जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पर होते हैं। थैलेसीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस है बट थैलेसीमिया सेक्स लिंक नहीं है। फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड हीमोफीलिया, अगेन हीमोफीलिया है बट फिनाइलकीटोन्यूरिया नहीं है। सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स, पॉइंट म्यूटेशन में क्या इन्वॉल्व है? अ चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय ए सेल इज स्टिमुलेटेड बाय बी। हमें टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन किस सेल से होता है और किससे स्टिमुलेटेड होता है, इसको देखना है, ठीक है। सो टेस्टोस्टेरोन हमें पता है कि लीडिंग सेल से सिक्रेट होता है, उसका स्टिमुलेशन जो है एलएच हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, ए लीडिंग सेल्स एंड बी इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट, discontinuous synthesis of DNA occur on one of the template strands because
डीएनए में डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस जो एक टेम्पलेट पर होता है, क्यों होता है? डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, इस तरह से वाई फोर्क बनता है। इसमें एक स्ट्रैंड जिसका डायरेक्शन 5' to 3' होता है, उससे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और यहाँ पर 5' to 3' डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड होता है दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग। एंड जिस स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3' to 5' होता है दैट इज लीडिंग। लीडिंग स्ट्रैंड पर कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है एंड लैगिंग स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूस होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो रेप्लिकेशन 5' to 3' डायरेक्शन में ही कराता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड पर जो सिंथेसिस होता है एक स्ट्रैंड पर वो डिसकंटिन्यूस होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। Next, when a cross is made between two pea plants of genotype RRTT and RRTT, the phenotypic ratio in the progeny will be। इनका phenotypic ratio क्या होगा? तो यहाँ पर हम फटाफट से इनका गैमेट्स बना लेते हैं। यहाँ अगर हम देखें स्टूडेंट तो 2 टाइप से गैमेट्स बनेंगे। RRTT में 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स 4 होगा, बट जो गैमेट्स के टाइप्स होंगे वो 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। एक गैमेट होगा जिसमें R एंड स्मॉल t जाएगा और दूसरा गैमेट होगा जिसमें स्मॉल r एंड स्मॉल t। सेम यहां पर 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स विल बी 4 बट टाइप्स 2 होंगे, स्मॉल r एंड t एंड स्मॉल r एंड t। नाउ हम फ्यूजन करते R R T T स्मॉल r T T R R T T एंड R R T T। तो ये रिजल्ट आया है चेकर बोर्ड से। तो यहाँ हम देखते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स के हमें कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं और सारे 1:1:1 के रेशियो में है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो कुछ वायरसेस जैसे रिट्रोवायरसेस में मिलता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, डीएनए मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करता है, लेकिन कुछ ऐसे रिट्रोवायरसेस है जैसे HIV वायरस, ये आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करता है और डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है जिस एंजाइम के द्वारा होता है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं और ये एंजाइम होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ए अगेन आपको तब ऑप्ट करना है जब बोथ असर्शन एंड रीजन सही है एंड जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। बी आपने तब लेना है जब असर्शन भी सही है रीजन भी सही है लेकिन जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा गिवन स्टेटमेंट गिवन असर्शन को। सी आपने तब लेना है जब असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। डी तब लेते हैं जब असर्शन एंड रीजन दोनों ही गलत है। क्वेश्चन देखते हैं। द मेल्स ऑफ ग्रासहोपर हैव 1 क्रोमोसोम लेस देन द फीमेल्स। ग्रासहोपर के मेल में 1 क्रोमोसोम कम होता है फीमेल से, यह सही है। ग्रासहोपर शोज एक्सेस एंड एक्सो मैकेनिज्म, X0 कहते हैं वैसे ये, ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये भी सही है। ग्रासहोपर में जो मेल्स होते हैं उनमें एक X क्रोमोसोम नहीं होता, कम होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, बोथ असर्शन रीजन आर राइट एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई मेल्स ऑफ ग्रासहोपर हैव 1 क्रोमोसोम लेस देन द फीमेल्स। नेक्स्ट है, अब गैमेट कंटेन अ सिंगल एलील फॉर अ ट्रेट एंड इज प्योर फॉर द ट्रेट। कि जो गैमेट होता है उसमें किसी भी ट्रेट के लिए एक सिंगल एलील होता है, बिल्कुल सही है, एंड प्योर होता है उस ट्रेट के लिए। हमें पता है गैमेट में जैसे अगर हम टॉलनेस का लिए देखें या तो टी एलील होगा या टी होगा, ड्वार्फनेस का होगा, ठीक है। The pair of alleles of a trait that remain together in the parent or hybrid segregate during gametogenesis and enter different gametes। रीजन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। हमें पता है कि जो ये एलील्स होते हैं ये पेरेंट्स में हेट्रोजाइगस
में साथ साथ में रहते हैं, ठीक है। ये टॉल प्लांट है बट इसमें दोनों एलील्स हैं। जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो ये एलील सेपरेट हो जाएंगे, एक एलील एक गैमेट में जाएगा, दूसरे एलील दूसरे गैमेट में जाएगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर इस ट्रेट के लिए, टॉलनेस के ट्रेट के लिए ये गैमेट भी प्योर है। ये टॉलनेस का डोमिनेंट एलील रखता है और ये गैमेट ड्वार्फनेस का रिसेसिव एलील रखता है। सो ऑप्शन ए हम ऑप्ट करेंगे बिकॉज असर्शन रीजन बोथ आर राइट एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन गिवन assertion. Next, when you squeezed a seed of an orange, a number of embryos come out. जब हम एक ऑरेंज के सीड को हम स्क्वीज करते हैं तो कई सारे एम्ब्रियोज जो है बाहर, कई सारे एम्ब्रियोज दिखाई देते हैं, कई सारे एम्ब्रियोज बाहर आते हैं। रीजन है इन ऑरेंज सेल्स ऑफ द न्यू सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सेट एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। रीजन भी सही है। हमें पता है जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं, ऑरेंज जैसे लेमन या सिट्रस प्लांट्स होते हैं, उसमें पॉली एम्ब्रियोनी मिलती है। इसकी सीड्स को जब हम स्क्वीज कर रही हैं तो कई सारे एम्ब्रियोज हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसके पीछे रीजन क्या है, इनमें जो पॉली एम्ब्रियोनी मिलती है एम्ब्रियो सैक के आसपास की सेल जैसे न्यूसेलस, ये डिवाइड होकर एम्ब्रियो सैक में एंटर करती हैं एंड एम्ब्रियोज डेवलप करती हैं। सो रीजन भी सही है। सो ऑप्शन ए विल ऑप्ट। नेक्स्ट, in eukaryotes the primary RNA transcripts have to undergo splicing. यूकैरियोट्स में जो प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें स्प्लाइसिंग होती है, बिल्कुल सही है। रीजन दे रखा है हेट्रोजेनस आरएनए हैज टू अंडरगो कैपिंग एंड टेलिंग टू। जो हेट्रोजेनस आरएनए होता है उसमें कैपिंग एंड टेलिंग भी होती है। ये रीजन भी सही दे रखा है, लेकिन रीजन यहाँ पर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वाई आरएनए ट्रांसक्रिप्ट अंडरगो इनटू स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग क्यों होती है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो हम ऑप्शन बी लेंगे। बोथ रीजन एंड असर्शन ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन टू द गिवन असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टेशनल एमेनेरिया इज द नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है। रीजन है menstrual cycle and hence ovulation are absent during the period of intense lactation following parturition. तो रीजन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों लैक्टेशनल एमोनेरिया जो है, जिस समय मदर फीडिंग करा रही होती है अपने बेबी को, तो जो 6 मंथ होते हैं स्टार्टिंग के उसमें जो है ओव्यूलेशन जो है नहीं होता और इसलिए इस टाइम पीरियड को नेचुरल मेथड जैसे माना जाता है कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी ऑप्ट। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ द कपल टू हैव अ चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। यहाँ हमें एक असर्शन दे रखा है कि एक ऐसे कपल जो कि इनेबल होते हैं कंसीव करने में, अपने बच्चे को पैदा करने में, जबकि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन कर रहे होते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो रीजन दे रखा है इनफर्टाइल कपल्स कैन बियर चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो आर्ट्स का यूज करके जो अपने चिल्ड्रन पैदा कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। टेक्नोलॉजीज आजकल ऐसी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो रीजन है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्यों कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन करने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पाते। किस रीजन से कंसीव नहीं कर पाते, इनफर्टाइल क्यों होते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो हम ऑप्शन बी लेंगे। तो क्या असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन टू द गिवन असर्शन। नेक्स्ट है द मिडिल पीस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ दिस स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का जो मिडिल पीस होता है उसको पावर हाउस भी कहते हैं, ये सही है। रीजन दे रखा है द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द मिडिल पीस प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट्स। रीजन भी सही दे रखा है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रखा है। जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्मेटोजोआ का जो मिडिल पीस होता है उसमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और इस एनर्जी का यूज करते हैं स्पर्म्स मूवमेंट के लिए। सो अगेन ऑप्शन ए विल बी ऑप्ट। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है, हम फटाफट से अपना ये जो केस दे रखा है कुछ पैसेज में उसको पढ़ लेते हैं। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा।
Pollen grains are carrier force male gametes in flowering plants. Depending on the source of pollen grains, pollination is categorized into 3 types. देखते हैं हमें क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं. इन एंजियोस्पर्म्स मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल. ये गलत है. मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल. अगेन रॉन्ग. बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल. अगेन रॉन्ग. बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल. नॉन मोटाइल. ये सही है. एंजियोस्पर्म में मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं. व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. अगर जो पोलन ग्रेन जो है किसी एक एंथर के पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ही गिरते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑटोगेमी. जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम स्पीशीज लैंड ऑन द स्टिग्मा इन केस ऑफ. सेम स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स जो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स हो जाएंगे स्टिग्मा पर गिरते हैं. किस केस में? मीन्स एक प्लांट है ए, जस्ट सपोज कोई रोज प्लांट है ए और एक रोज प्लांट है बी. हम एग्जांपल ले रहे हैं कोई भी फ्लावरिंग प्लांट. तो इस प्लांट ए का पोलर इस बी प्लांट के स्टिग्मा पर गिरता है. तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे जीनोगेमी. Which among the following is not responsible for inbreeding depression? कौन सा एक टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सो ऑप्शन बी जीनोगेमी. जीनोगेमी में क्या होता है कि सेम प्लांट स्पीशीज के बीच में पॉलिनेशन होता है बट जेनेटिकल वेरिएशंस डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता. अदरवाइज ऑटोगेमी होती है या जीटोनोगेमी होती है या क्लिस्टोगेमी होती है, उसमें क्या होता है जेनेटिक वेरिएशंस नहीं हो पाता. सेम फ्लावर होता है एंड फ्लावर्स सेम फ्लावर्स स्टिग्मा एंड पोलन के बीच में जीन में वेरिएशंस नहीं आ पाता. ठीक है, तो इसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है ओवर द 5 to 6 जनरेशन. विगर कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाना. लेकिन जब दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में पोलन एग के बीच में फ्यूजन होता है तो क्या होता है जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप होते हैं और इसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम आता है. तो जीनोगेमी में दो डिफरेंट प्लांट पर सेम स्पीशीज के बीच में पॉलिनेशन होता है. इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस अकर होते हैं और इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता. नेक्स्ट है no genetic variation can occur in the progeny in case of क्लिस्टोगेमी, ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी, all of these. किस तरह के पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा? जब सेम फ्लावर्स का पोलन और एग के बीच में फ्यूजन होगा तो कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा. तो वो क्लिस्टोगेमी, ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा. The mechanism which plants have evolved for assured set is. तो कौन सा मैकेनिज्म प्लांट में इवॉल्व हुआ है? जीनोगेमी का. ऑप्शन सी इज राइट हियर. नेक्स्ट पैसेज दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. इस पैसेज को जल्दी से पढ़ ले स्टूडेंट्स. पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा एंड देन आप अपने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना. कुछ क्लूज मिल जाते हैं हमको. क्वेश्चन देखते हैं हम. द हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव बिकॉज. हीमोग्लोबिन क्यों डिफेक्टिव होता है? सिकल सेल एनीमिया में जिसमें हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है वो होता है बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन में ग्लूटामिक एसिड सब्सटीट्यूट हो जाता है बाय वैलिन. तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट दे रखा है. द अमीनो एसिड वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय ग्लूटामिक एसिड. ये गलत है. The amino acid valine at the 6th position of alpha globin chain is substituted by glutamic. ये भी गलत है. The amino acid glutamic acid at the 6th position of beta globin chain is substituted by valine. ये statement सही है. So option C is right here. Next, when both the parents are heterozygous, the probability of child with sickle cell anemia in their progeny is. हमें बताया हुआ कि दोनों जो पेरेंट्स हैं वो सिकल सेल के लिए हेट्रोजाइगस है. मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो HP एंड HP ये सिकल सेल पेरेंट है, हेट्रोजाइगस हो गए.
दूसरे पेरेंट भी सेम हेटेरोजाइगस है, ये नॉर्मल एचपी, ये सिकल सेल एचपी। पूछा है इनके चिल्ड्रन में क्या प्रोबेबिलिटी होगी सिकल सेल एनीमिया होने की, तो यहाँ पर दो टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, एचपी एचपीएस, यहाँ भी दो टाइप्स के गैमेट बनेंगे, एचबी एंड एचपीएस। सिकल सेल एनीमिया कब होगा, जब दोनों ही ये जो सिकल सेल एनीमिक एलील है होमोजाइगस हो जाएंगे, ठीक है। दिस विल बी नॉर्मल, this will heterozygous for sickle cell, this will normal heterozygous but carrier, and this will HBS HBS। तो ये हो जाएंगे सिकल सेल, ठीक है। कितना परसेंटेज आया, 25%। 4 में से एक प्रोजेनी जो है डिजीज्ड हो सकती है। If one of the parent is sickle cell anemia patient and the other is carrier, the probability of a hemophilic child, sorry sickle cell होना चाहिए यहाँ पर, the probability of anemic child being born is, क्या probability होगी अगर एक पेरेंट सिकल सेल एनीमिक है हमारा, तो सिकल सेल एनीमिक होने के लिए हमें पता है दोनों ही पेयर जो है डिफेक्टिव होने चाहिए, ये होगा सिकल सेल पेरेंट। दूसरा बता रखा है कैरियर है, सो एक तो एलील नॉर्मल और एक सिकल सेल, ठीक है। यहाँ पर एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे एचबीएस, और यहाँ दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनेंगे इस पेरेंट से, एचबी नॉर्मल एंड सिकल सेल एचबीएस। दिस गैमेट फ्यूज विद दिस गैमेट, सो एचबीएस ये नॉर्मल होगा बट कैरियर होगा, एचबीएस एंड एचबीएस, तो ये सिकल सेल होगा। मीन्स 50% चांसेस हैं अगर पेरेंट, जिसमें एक पेरेंट तो सिकल सेल है डिजीज्ड है और दूसरा नॉर्मल बट कैरियर है, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट, इन द अबव केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन हु विल बी कैरियर, इस केस में कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सो हम देख रहे हैं ये 50% डिजीज्ड है एंड 50% विल बी नॉर्मल बट कैरियर, सो 50% चांसेस हैं। इफ वन ऑफ द पेरेंट इज होमोजाइगस नॉर्मल एंड अदर इज सिकल सेल एनीमिया सफरर, द प्रोजेनी विल बी, पूछा गया है कि अगर एक पेरेंट जो है वो होमोजाइगस है नॉर्मल है, मीन्स सिकल सेल के लिए वो नॉर्मल है, एचपी है, ठीक है, और दूसरा पेरेंट जो है वो सिकल सेल एनीमिक सफरर है, मतलब वो डिजीज्ड है, सो इसमें दोनों ही जो पेयर है इसमें एनीमिक एलील्स होंगे। यहाँ बनेगा सेम टाइप का गैमेट, यहाँ बनेंगे, यहाँ भी सेम टाइप के गैमेट ही बनेंगे, एचबीएस फ्यूजन एचबी एंड एचबीएस। तो रिजल्टेड जो इस तरह की मैटिंग में इस तरह के पेरेंट्स से जो बच्चे होंगे उसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल है, कैरियर है एंड हेट्रोजाइगस हैं। देखते हैं, ऑल नॉर्मल चाइल्ड 50% नॉर्मल एंड 50% कैरियर चाइल्ड, 50% कैरियर चिल्ड्रन एंड 50% सफरर, ऑल चिल्ड्रन हेट्रोजाइगस और कैरियर, सो दिस ऑप्शन इज मोर करेक्ट हियर। हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जल्दी में ये नॉर्मल चिल्ड्रन पर हम टिक कर दें, ठीक है, बिकॉज ये नॉर्मल तो है लेकिन ये कैरियर है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अदर ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। वैसे भी स्टूडेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस में आप सारे ही जो ऑप्शंस होते हैं उनको बहुत ही केयरफुली पढ़ा करें। नेक्स्ट है, इफ वन ऑफ द पेरेंट इज होमोजाइगस नॉर्मल एंड द अदर इज कैरियर, अगर एक पेरेंट होमोजाइगस है नॉर्मल है और दूसरा जो है कैरियर है, ठीक है, मीन्स अगेन ये नॉर्मल है और दूसरा पेरेंट ये कैरियर हो गया, ठीक है। सो अब क्या रिजल्ट आएगा, अगेन यहाँ पर सेम एक टाइप का गैमेट और यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बन जाएंगे, ठीक है। फ्यूजन होता है एचपी एंड यहाँ एचपी एस, तो ये क्या है 50% ये नॉर्मल चिल्ड्रन हो रहे हैं एंड 50% नॉर्मल है कैरियर जीन। देखते हैं क्या दे रखा है, 50% नॉर्मल एंड 50% कैरियर चिल्ड्रन, सही है, ऑल चिल्ड्रन नॉर्मल
50% चिल्ड्रन सफरर, 50% नॉर्मल चिल्ड्रन, 50% कैरियर एंड 50% सफरर। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए, ठीक है, सफरर है ही नहीं। ऑल चिल्ड्रन नॉर्मल, इससे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन ये है कि 50% नॉर्मल है एंड 50% कैरियर है, ठीक है। सो 50% चिल्ड्रन कैरियर डिजीज के लिए, सो दिस ऑप्शन इज राइट योर ऑप्शन ए। स्टूडेंट, आज हमने प्रैक्टिस पेपर किया है बायोलॉजी क्लास 12th के लिए टर्म 1 का, सेम उसी पैटर्न पर है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये प्रैक्टिस पेपर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड स्टूडेंट, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।